प्रधानमंत्री को क्या मालूम है कि कंट्रोल रूम से रेलवे चलता है, स्टेशन मास्टर और जो उससे नहीं चलता। दरअसल इसको भी पुलवामा की तरह अंतर्राष्ट्रीय साजिश, नक्सली साजिश, उग्रवादी साजिश, आतंकवादी साजिश से जोड़ करके इसकी भी वोट की फसल काटने की तैयारी हो रही, ये मेरा जी आरोप है। उसमें सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज, जो खतरनाक स्थिति है लोको पायलट की, कम से कम लोको पायलट की इतनी शॉर्टेज हो गई है और दूसरे कर्मचारियों की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि लोको पायलट का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे जगह पे, और लोको पायलट को डबल डबल शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। मैक्सिमम लोको पायलट 80% लोको पायलट जो आपके ट्रेन के हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित हैं, क्योंकि आप उनसे डबल ड्यूटी ले रहे हैं। आखिर इतने टेंशन में जब ट्रेन चला रहे हैं, 16-16 घंटे ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जो हमको लगता है ये खड़गपुर जो है वो क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम से ये लाइन चलती है, क्योंकि खड़गपुर रेलवे का बहुत बड़ा जो है वो सेंटर है आपको बता। तो अगर खड़गपुर से चलती है तो खड़गपुर के कंट्रोल रूम में इस एक्सीडेंट की सच्चाई छिपी हुई है। और जो वर्ल्ड क्लास रेलवे के नाम पे तमाम ढोंग हो रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री हर जगह झंडा रिबन दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पे, जो टेक्नोलॉजी और वो जो इतनी हल्की टेक्नोलॉजी की ट्रेन है कि कोई सामने बैल भी आ जाता है तो ट्रेन हिलने लगती है। और पीछे कई घटनाएं आई कि कोई जानवर सा आ गया तो ट्रेन का कोई हिस्सा टूट गया, कोई हिस्सा टूट गया। दुर्घटना से देर भली। अक्सर रेलवे फाटक पर और स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर ये लाइन आप पढ़ते होंगे। अम्बेडकरनामा देर है लेकिन पूरी दुरुस्त इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के साथ है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ उड़ीसा रेल दुर्घटना। सबसे पहले उसमें जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अम्बेडकरनामा की ओर से, लेकिन इस एपिसोड में विस्तृत चर्चा होने वाली। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। रेल दुर्घटना उड़ीसा में हुई है, लेकिन इसकी ताप जो है न्यूयॉर्क अमेरिका तक पहुंची। और राहुल गांधी, जो कि आज उनका आखिरी दिन है अमेरिका दौरे का, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह के हादसे के समय मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन बीजेपी में कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी रियर व्यू मिरर में देखते हुए कार चला रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि भारतीय कार बार बार हादसे का शिकार क्यों हो रही। सबसे पहला सवाल, कि हम लोगों ने लंबे समय तक देखा है कि भारतीय रेल हर समय जो मास लीडर होते थे, बड़े मार्जिन से वोट से जीत कर आते थे, बड़े नाम होते थे, वो रेल मंत्री बनाए जाते थे। लेकिन अभी जो रेल मंत्री हैं, मुझे नहीं पता है कि कितने चर्चित नाम है भारत की राजनीति में। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि जैसे ही रेल दुर्घटना के साथ सारा मीडिया अटेंशन, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां गए, सारा मीडिया अटेंशन रेल हादसे पे गया। जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तमाम और सारे मुद्दे, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री जी बहुत लंबे समय बाद, मुझे याद नहीं है कि किस दुर्घटना में कहाँ उन्होंने विजिट किया, कुछ जगह किए होंगे, लेकिन लंबे समय बाद इस दुर्घटना में वहां पर पहुंचे हैं और उनका ड्रेस भी बहुत चर्चा में रहा है। तमाम बारीक पहलुओं पर बात करेंगे। रेल का जो एक तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर बात करेंगे, और जितना पैसा वसूला जा रहा है यात्रियों से, चाहे रेल प्लेटफॉर्म टिकट हो, पहले 8 आने का होता था, पहले 1 रुपया, अब पता नहीं 50 रुपया हो गया है, पार्किंग महंगा हो गया है, कई तरह के शुल्क वसूले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पैसे वसूले गए, क्या उससे यात्रियों की सुविधाओं पर, उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया गया? राजधानी एक्सप्रेस में जाइए, आप अगर पहले सफर किए होंगे और अब सफर करेंगे, आपको क्वालिटी का अंतर दिख जाएगा। क्या चल रहा है मसला? और पूरे निजीकरण से भी इसको जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से पार्टली निजीकरण किया जा रहा है। रेल तो आप दौड़ाना चाह रहे हैं 250 किलोमीटर रफ्तार से, लेकिन पटरी 80 पे भी जवाब देने के लायक है। पैसा गया कहाँ? जो इतनी महंगाई बढ़ी, पैसे वसूल गए हैं, वो पैसे गए कहाँ? 2 खास मेहमान है, जेपी सिंह साहब है और संजीव पांडे साहब हैं। आप लगातार अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं, खूब तैयारी के साथ आए हैं और पूरे इशू पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं।
जेपी सर, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ जी। देखिए सर, हमारे प्रधानमंत्री जी छोटा सोचते नहीं है, वो बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं। जी उस बड़े सोचने का ही जो है वो एक नजर में आप रेलवे की दुर्घटना को भी बड़ा ही सोच का नतीजा मानिए। जी पहली बार मेरे संज्ञान में ऐसा आया है कि 3 ट्रेनों की दुर्घटना एक साथ हुई है। अभी तक हाँ 2 ट्रेनों की दुर्घटना होती थी, एक ट्रेन पटरी से उतरती थी या हेड ऑन कोलिजन होता था, अब यहाँ पटरी से भी उतरी हेड ऑन कोलिजन टाइप का भी हो गया है। कहने का मतलब है कि 3 दुर्घटना एक साथ हो गई है। पहले एक दुर्घटना होती थी, 2 ट्रेन टकराती थी या एक ट्रेन गिरती थी, अभी 3 ट्रेन हो गई। सवाल इस बात का है कि इनका पूरा जोर ऊपर से रंग रोगन का है, भीतर से चाहे जितना खोखलापन हो। और रंग रोगन का क्या है कि भाई सरकार दम्भ से कहती है कि हम विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। आप विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन तो बना रहे हैं, विश्व स्तरीय आप रेल की पटरी नहीं बना रहे हैं। विश्व स्तरीय आप जो है वो रेलवे का और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। 3 लाख से अधिक लोग जो है आपके यहाँ जो है आपके वो पद खाली हैं। आपका सारा डिपार्टमेंट जो है वो एक प्रकार से मैन पावर की कमी के कारण से जो है अंतिम सांसें जो है मतलब ले रहा है। और आप रेल मंत्री मास लीडर को बनाने के बजाय आपने एक नौकरशाह को बना दिया है। और नौकरशाह की खासियत सिर्फ एक ही बात जान लीजिए। आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले साल उन्होंने पिछले साल के पहले मतलब 22 के पहले 21 से ही वो बड़े ढोल ताशे के साथ कह रहे थे कि 15 अगस्त से पूरे देश में बीएसएनएल का 4G लॉन्च किया जाएगा। अभी 2023 का जून आ गया है, अभी 4G लॉन्च नहीं है, अभी वो 2G 3G में ही बीएसएनएल झूल रहा है। और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, रोज उसकी जो है वो घटती जा रही है। और अगर सरवाइव कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि यहाँ के लोगों को उम्मीद पे दुनिया कायम है कि कल आज नहीं तो कल 4G चलेगा तो बाकी लोगों से सस्ता होगा। और बाकी टेलीफोन से बात हो जा रही, बाकी नेट चलाने के मामले में तो जीरो है। आपने बता रहे बीएसएनएल की सेवाएं, मोबाइल सेवाएं या इंटरनेट सेवाएं लगभग मैंने जीरो के आसपास है। तो ये अश्विनी वैष्णव जी हैं जो रेल मंत्री भी हैं। अब सीएजी ने तो दिसंबर में ही रिपोर्ट दे दिया था कि साहब जो है वो रेल की पटरियों के रखरखाव और इन सब के लिए जो है पैसा नहीं मिल रहा है, उसका वो रखरखाव नहीं हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है मोटे अनुमान के अनुसार कि कहीं जहां 10 दिन भर में 10 बार निरीक्षण होता था तो 3 बार हो रहा है, और कहीं दिन भर में 10 बार निरीक्षण होता था तो 1 बार भी नहीं हो रहा है। पहले जब आप ट्रेन से चलते थे तो देखते थे कि बगल की पटरी पर एक ठेला गाड़ी बाद में मोटराइज हो गई थी, उसमें जो है पीडब्ल्यूआई साहब बैठ करके रेल पटरी का निरीक्षण करते हुए चलते थे। इधर तो बहुत दिन से हमने यात्रा नहीं की, लेकिन जो पिछले दिनों 2-4 साल में यात्रा की मोदी सरकार में, उसमें हमने कहीं भी पीडब्ल्यूआई की वो जो मोटराइज्ड जो रेल पटरी के निरीक्षण की गाड़ी वो थी जो है ठेलिया पहले थी, और जो अब मोटराइज गाड़ी हो गई है वो कहीं दिखी नहीं। लगातार लोगों के जो है संख्या में कटौती हो रही है कि वेतन न देना पड़े। और विश्व स्तरीय स्टेशन क्यों बना रहे हैं? ताकि उनको चलाने के लिए अब अडानी जी को दे दें, अडानी स्टेशन चलाएं और पटरी ऐसी रखे कि देश की जनसंख्या को आप उसी के माध्यम से कम करना चाहते हैं। 288 मानव बलि कोई जो है साधारण बात नहीं है जो वहां हुई है। कोई 260 कह रहा है, कोई 288 कह रहा है। इसमें भी जो है संख्या को लेके जो है वो क्या कहते हैं भिन्नता है। लेकिन जो आखिरी फिगर है 288 का फिगर है, और 1000 से अधिक लोग अस्पतालों में जो है वो जूझ रहे हैं अपने जीवन मृत्यु के बीच, या जो है अपने माने गंभीर इंजरी को लेकर के। तो मोदी जी का बड़ा बड़ा काम है, उसी बड़े काम में सरकार ने बड़ी सलामी दिलवा दी है। 3 ट्रेनों के साथ दुर्घटना कराई। संजीव जी, आपने लगातार नजर रखा है इस पर, और जब तक बारीक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है और खास इंफॉर्मेशन जो और कहीं नहीं है? देखिए 3 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट 1990 के बाद मैंने देखे। एक फिरोजाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उड़ीसा से आ रही थी और कालिंदी एक्सप्रेस से उसका टकराव हो गया था, और उसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 1998 में खन्ना रेल एक्सीडेंट हुआ था, और खन्ना रेल एक्सीडेंट में भी 2 ट्रेनों का कॉलिजन हुआ था, फ्रंटियर मेल और जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस का, खन्ना रेलवे स्टेशन के पास पंजाब में। उसमें भी 200 से 250 के करीब लोग मरे थे।
और अब ये मैं दुर्घटना देख रहा हूँ, एक गायसाल में दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी वेस्ट बंगाल में, उसमें भी 300 से ज्यादा लोग मरे थे। और अब अभी जो है जिसमें 288 लोग, 300 लोगों की मौत हुई है। देखिए, रेल दुर्घटनाएं 1950 के बाद होती रही है, ह्यूमन एरर की बात आती रही है, टेक्नोलॉजिकल पिछड़ेपन की बात आती रही है। और खन्ना रेल एक्सीडेंट में जब हुआ, फिर उसके बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उससे पहले हुआ था, गायसाल हुआ था, तो उस दौरान एक्सीडेंट्स के कुछ कारण ये भी थे कि टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे थे। उसके बाद रेलवे ने अपने आप को इम्प्रूव भी किया और कुछ एक्सीडेंट्स को धीरे धीरे कैसे रोका जाए, कमेटियां बनी। सबसे बड़ी बात यह है कि खन्ना रेल एक्सीडेंट के बाद तो एक स्पेशल जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, जो शायद भारत के इतिहास में रेलवे एक्सीडेंट में फर्स्ट जुडिशियल कमीशन था। जस्टिस जीसी गर्ग उसके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, उसने पूरा एक सुनवाई हुई थी, पूरी उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए थे, लेकिन उस रिकमेंडेशंस पे क्या हुआ आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इवन कि जो रेलवे ऑफिसर्स जो उस कमीशन के साथ जुड़े हुए थे, उनको बार बार प्रेशर आता था कि आप किसी ढंग से रेलवे ऑफिसरों को बचाइए और ये कीजिए वो कीजिए। तो वो तो चलिए जो हुआ सो हुआ। सवाल ये है कि वर्तमान में अमृतकाल में एक्सीडेंट जो हुआ है और इसमें जब 300 लोग, जब 250 लोग तब बेचारे मारे गए हैं, जो उनकी मौत हुई है, तब जब एकाएक लगातार कहा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास रेलवे दे रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास रेलवे के नाम पे तमाम ढोंग हो रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री हर जगह झंडा रिबन दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पे, जो टेक्नोलॉजी और वो जो इतनी हल्की टेक्नोलॉजी की ट्रेन है कि कोई सामने बैल भी आ जाता है तो ट्रेन हिलने लगती है। और पीछे कई घटनाएं आई कि कोई जानवर सा आ गया तो ट्रेन का कोई हिस्सा टूट गया, कोई हिस्सा टूट गया। तो सवाल यह है कि आखिर जिस चीज को प्रधानमंत्री लगातार मॉडर्न बनाने की बात कर रहे थे, अहमदाबाद से बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो ये तमाम सवाल उठे हैं, कैग की रिपोर्ट में भी तमाम सवाल उठे हैं। अब मेन में ये बालासोर की बात ये करना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि ये पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह के दो कॉल्यूजन में, देखिए बम ब्लास्ट ट्रेन में हो जाए, उसमें जांच एजेंसियां सीबीआई आ जाए, एनआईए आ जाए, अलग बात है। लेकिन दो ट्रेन के कॉल्यूजन, एक मालगाड़ी और एक ट्रेन के कॉल्यूजन के बाद एक तीसरे ट्रेन के कॉल्यूजन में सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। तो सीबीआई इंक्वायरी, आखिर क्यों सीबीआई इंक्वायरी के आदेश हुए हैं, इसमें क्या इतना बड़ा मसला है? क्योंकि देखिए सामान्य रूप से रेल मंत्री वहां 24 से 48 घंटे बैठे रहे, प्रधानमंत्री पहली बार गए हैं इस तरह के एक्सीडेंट पे, तो क्या कोई बहुत ही गंभीर मसला है? उसके बाद एकाएक आईटी सेल जो भाजपा की थी, उन्होंने लगातार हल्ला शुरू कर दिया कि वहां पे जी 40-50 मस्जिदें आसपास था, वो अलग एंगल से इसको रंग देने लगे। लेकिन बाद में वो एक्सपोज हो गए, वो तो ये कहने लगे कि वहां का जो स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर जो है वही मुसलमान है, वो भाग गया, जबकि वो स्टेशन मास्टर हिंदू है, मोहंती है, और वो कहीं नहीं भागा है, वो जांच कमेटी के सामने पेश हो रहा है। परसों भी था, कल भी था, मैंने लोकल जर्नलिस्टों से बात करी। सवाल ये है कि आखिर जो आप देखिए अब सारा मॉडर्नाइज हो गया है, पहले की तरह नहीं है कि हाथ से स्टेशन मास्टर रेल को लाइन को चेंज कर रहा है, किसी को लूप लाइन पे भेज रहा है, किसी को मेन लाइन पे भेज रहा है, किसी को अप लाइन पे भेज रहा है। अब तो सारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल हो गया है जिसमें सारे बटन दबा के काम होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर उस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल पे ऐसा क्या हुआ कि अप लाइन पे ट्रेन को ग्रीन सिग्नल था और एकाएक वो ग्रीन सिग्नल विड्रॉ किया गया, और ग्रीन सिग्नल विड्रॉ होने के साथ ही वो ट्रेन को लूप लाइन के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि पटरी चेंज भी किया होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक पैनल से उसके पटरी को जो आपस में ज्वाइंट होता है चेंज किया होगा, तो लूप लाइन पे ट्रेन चली गई। और 200 मीटर की दूरी पर मालगाड़ी थी, जैसा कि वहां के लोकल जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जब लूप लाइन चेंज हुआ तो उस लूप जहां पे उस 100 की स्पीड में ट्रेन जा रही थी, तो लूप लाइन पे वो 200 मीटर के ऊपर थी, ड्राइवर चाह कर भी ब्रेक नहीं लगा सकता था। यहां तक कहा जा रहा है कि जिस कवच का ढोल पीटा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत ही एक सुरक्षा कवच आ गया है जो आपसी कॉल्यूजन को रोकेगा, वो कहा जा रहा है कि अगर वो कवच लगा भी होता तो कॉल्यूजन नहीं रोक पाता, क्योंकि उस जो टकराव को रोकने के लिए 600 मीटर पहले से ही ब्रेक लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। अगर कोई सेम रूट पे, सेम लाइन पे कोई दूसरी ट्रेन आगे है या सामने से आ रही है, तो कवच उसको अलर्ट कर देता है, लेकिन वो 600 किलोमीटर पहले अलर्ट करेगा, तभी वो ऑटोमेटिक ब्रेक जाके लगेगा, तब वो एक्सीडेंट रुक सकता है। लेकिन यहाँ तो मात्र 200 मीटर का फासला था। तो क्या यह सबॉटेज है?
सबॉटेज में कौन लोग शामिल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक एंगल ये भी है कि क्या कोई रिमोट से, जैसे ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठते हैं कि क्या कोई मॉलवेयर डाल के इलेक्ट्रॉनिक जो इनका जो पैनल है उसको डिस्टर्ब किया गया है, किसी बाहर से किसी बंदे ने डिस्टर्ब किया है इलेक्ट्रॉनिक पैनल को। ये सारे डिस्कशंस में इस समय उड़ीसा में आ रहे हैं। तो ये एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट एंगल से डिस्कशन हो रहा है, उससे इनमें घबराहट भी है, तभी प्रधानमंत्री वहां गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के जाने का एक बड़ा अजीब सा नतीजा हुआ कि इवेंट मैनेजमेंट हो गया वहां पे, और जिन लोगों ने 48 घंटे वहां के आम नागरिकों ने, मतलब कि आम नागरिकों की भीड़ 24 एक्सीडेंट के बाद आ गई। बालासोर मेडिकल कॉलेज में लोगों की भीड़ लग गई कि हमें डोनेट ब्लड लो। जिस ढंग से रेलवे के स्थानीय कर्मचारी, उड़ीसा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे और स्थानीय लोगों ने जिस ढंग से राहत का काम वहां पे चलाया, वो सारे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वो मीडिया से गायब हो गया, प्रधानमंत्री एकाएक वहां पहुंच गए और उसके बाद सारा मीडिया अटेंशन प्रधानमंत्री के गुणगान में लग गया। वहाँ ट्राइबल फैमिलीज जो हैं वो सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचे। ट्राइबल फैमिलीज स्पॉट पे रिलीफ टीम से पहले पहुंचे। ट्राइबल ही नहीं, कुछ मैं जो नाम पढ़ रहा था, कुछ स्थानीय मुसलमान ब्लड डोनेशन के लिए वहां पे लगातार खड़े थे, जिनका नाम मैं कुछ अखबारों में देखा हूं कि मुस्लिम भी जो स्थानीय थे वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, वो ब्लड दे रहे थे वहां पे। और एक दो मुस्लिम ऐसे थे जिनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो डॉक्टर को बोल रहे थे कि हम यहाँ खड़े हैं, मतलब कि जब तक आपको जरूरत हो हम बंदे बुलाते रहेंगे। तो ये तो बहुत प्रशंसनीय है, मतलब कि एक वहां पे स्थानीय लोगों का जनता की ओर से जी, हाँ, जिसको मीडिया का कवरेज नहीं मिला। तो अब सवाल आता है कि अश्विनी वैष्णव साहब इतने साल, जब मंत्री 2 साल से 1.5 साल से जब बने हैं, क्या उन्होंने किया है? उन्होंने पहला काम किया कि सवाल पे आ रहा हूँ संजीव जी, उस सवाल पे आ रहा हूँ। पहले जेपी सर से इसी सवाल पे एक टिप्पणी लेते हैं कि रेलवे बड़ा ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माना जाता रहा है, एक सेपरेट बजट आता है। और भारत के इतिहास को देखेंगे मोदी गवर्नमेंट के पहले, तो रेल मंत्रालय बड़े बड़े लीडर्स को दिए जाते थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि नरसिम्हा राव सरकार में कर्नाटक के एक बड़े लीडर थे, वो मंत्री थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव, सीके जाफर शरीफ, यस, सीके जाफर शरीफ, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, सरीखे नेशनल स्टेचर के लीडर्स रेल मंत्री बनाए जाते थे। लेकिन ये मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव ऐसे पहले रेल मंत्री हैं कि जिनका कोई मास बेस नहीं, कोई मास लीडर नहीं, लोग जानते भी नहीं, नाम भी पूरे लोग नहीं सुने होंगे। ये जो पूरा शिफ्ट है मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ये किस ओर इशारा कर रहा है? जेपी सर, पहले आप टिप्पणी करें। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी आईएएस में लेटरल एंट्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में पूर्व नौकरशाहों को, इनका विदेश मंत्री कोई जो है वो नेशनल लीडर नहीं है, इनका विदेश मंत्री नौकरशाह है। इसी तरह आरके सिंह जो है वो पूर्व गृह सचिव, वो इनके जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को भी ये ले आए। तो ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं अधिकारियों के बीच में, ये राजनेताओं के बीच में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इनको लगता है कि कोई इनका विरोध कर रहा है या वो अपनी बात कहेगा। मैं इसको उसी श्रेणी में देखता हूँ। आपने जिन लोगों का नाम लिया, लेकिन जिनका नाम नहीं लिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है लाल बहादुर शास्त्री, रेल मंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री बने। राम सुभग सिंह थे, और इस तरह बड़े बड़े स्टालवर्ड रेल, माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे, माधवराव सिंधिया, और जी, और ये लोग जो बाद के बने हैं उनका तो आपने नाम लिया, ये लोग जो है रेल मंत्री थे। अब अश्विनी वैष्णव है, नौकरशाह है, जितना जो है पीएमओ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं उतना वो करते हैं। बात यहाँ ये नहीं है, बात हम आपको रेलवे की बारीकी के बारे में बताना चाहते हैं जी। रेलवे जो रेलवे लाइन पे चलती है उसको कोई स्टेशन मास्टर या केबिन मैन नहीं संचालित करता। उनको बलि का बकरा बनाए जाने के लिए लोकल स्तर पर रखा जाता है। वो कंट्रोल रूम संचालित करता है। रेलवे में हर जगह जितने डीआरएम ऑफिस है सब जगह कंट्रोल रूम है, जो
आज की डेट में नहीं, जब आपका दूर संचार इतना तरक्की नहीं कर रहा था, तब से जो है वो जो है क्या कहते हैं, रेलवे पटरियों और उनके ऊपर जो है उनका पूरा कंट्रोल रहता है। और वहां जो है वो आपके उनके सामने एक डायस है, उस डायस पर ट्रेन चलती हुई दिखाई पड़ती है कि ये ट्रेन यहाँ से ऐसे चल रही है, इस लाइन पे चल रही है, और आगे स्टेशन पर किस लाइन पर क्या खड़ा है। वो जो स्टेशन मास्टर को निर्देश देते हैं, तो निर्देश देने के साथ ही एक कोड नंबर भी देते हैं, ताकि बाद में मुकर ना सके उन्होंने क्या निर्देश दिया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें चाहे जिसको ये नाप दे, अंत में कोई नहीं नपता। क्यों? इसलिए कि वो सारा मामला तो कंट्रोल रूम से, अगर कंट्रोल रूम गड़बड़ी करेगा तो नीचे के लेवल पर वो कोई उसको ठीक ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी फास्ट ट्रेनें हैं वो कभी लूप लाइन में नहीं ली जाती, लूप लाइन में नहीं ली जाती, क्योंकि लूप लाइन जो है वो मेन लाइन की अपेक्षा थोड़ी कम रख रखाव की होती है, ढीली होती है, जिसमें ट्रेन के उलटने की संभावना या आशंका सबसे ज्यादा होती है। तो सवाल है कि वहां जो है, जो हमको लगता है ये खड़गपुर जो है वो क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम से ये लाइन चलती है, क्योंकि खड़गपुर रेलवे का बहुत बड़ा जो है वो सेंटर है, आपको बता दें। तो अगर खड़गपुर से चलती है तो खड़गपुर के कंट्रोल रूम में इस एक्सीडेंट की सच्चाई छिपी हुई है। और चूंकि कंट्रोलर लोग जो है बड़े ओहदे पर, बड़े पोस्ट पर रिपीट कीजिएगा सर। जी खड़गपुर कंट्रोल रूम में एक्सीडेंट की सच्चाई छुपी है, छिपी हुई है कि उन्होंने किस लाइन पर कौन सी ट्रेन ली, किस लाइन पर आने वाली ट्रेन ली, किस लाइन पर जाने वाली ट्रेन ली, और किस लाइन पर उन्होंने मालगाड़ी खड़ी करवा रखी है, ये भी उनको मालूम है कंट्रोल रूम में, कि किस लाइन पर हमने मालगाड़ी को जो कहीं से आ रही थी और ये ट्रेनों का टाइम हो गया तो मालगाड़ी को साइड लाइन करा के लूप लाइन में खड़ा कर दिया। ये भी कंट्रोल रूम को मालूम है। लेकिन कंट्रोल रूम के आप जितने भी एक्सीडेंट का देखेंगे, कभी कंट्रोल रूम का कोई भी आदमी दंडित नहीं हुआ, कोई अधिकारी, आपसे बता दें। और जो स्टेशन मास्टर और केबिन मैन वगैरह को दंडित दिया जाता है कि इन्होंने गलत लाइन दे दी, फलाना दे दी, तो उनके रजिस्टर में दर्ज है कि स्टेशन मास्टर को सूचना मिली, स्टेशन मास्टर ने केबिन वाले को कहा कि ये वाली लाइन क्लियर करो। केबिन वाला भी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसमें वो लिखता है कि ये लाइन क्लियर करने का आदेश हुआ, और स्टेशन मास्टर ने ये कोड नंबर दिया। स्टेशन मास्टर को कोड मिला कंट्रोल रूम से, कंट्रोल रूम ने केबिन वालों को अपना जो है कोड दिया और कोड दिया। तो इसलिए कोई फंसता नहीं अंत में होता भाई आपने दिया, हमने उस पर लगाया, हमारी क्या गलती है। वो कहते हैं भाई हम, हमारी क्या गलती है, जब कंट्रोल रूम ने हमसे कहा कि आप इस लाइन पर ले लीजिए, जब कंट्रोल रूम ने जो है मालगाड़ी वहां खड़ी करा रखी है, तो हमारी क्या गलती है कि उस लाइन पर जो है उन्होंने कोरोमंडल को ले लिया। और फिर कोरोमंडल जो इतनी तेज ट्रेन चल रही, जिसकी गति आपने बढ़ा दी है, वो लूप लाइन पे जाएगी तो हमेशा उलट जाएगी। अगर डायरेक्ट कोलिजन नहीं हुआ तो पास कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर सीएजी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 90% से अधिक एक्सीडेंट रेलवे लाइन के रख रखाव में कमी के कारण हुआ है, क्योंकि गाड़ियां पलट जाती हैं और उधर से आने वाली गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, या उससे एक्सीडेंट हो जाता है, या गाड़ियां जो है हो जाती है, उससे जो है निकल कर लोग दूसरी पटरी पर खड़े होते हैं, तब तक दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही होती है, तो उससे आकर के जो है वो भिड़ जाती है। लेकिन ये टोटलिटी में चाहे कवच लगा दिए, चाहे जो लगा दिए, जब तक आप कंट्रोल रूम को प्रोफेशनल से नहीं भरेंगे, जब तक कंट्रोल रूम को आप चाक चौबंद नहीं करेंगे, तो सरकार चाहे आपकी हो या कांग्रेस की हो या किसी और की हो या मिली जुली हो, तब तक आप एक्सीडेंट को यहाँ नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वही जो है लाइन देती है कि इस लाइन पर गाड़ी जाएगी, उसी को मालूम है कि उधर से कौन गाड़ी इस पटरी पर आ रही हो, इधर से कौन गाड़ी इस पटरी पे जा रही है। जी कंट्रोल रूम में छिपा है एक्सीडेंट का राज। संजीव जी, मैंने जो सवाल जेपी सर से पूछा, वही सवाल आपसे भी, कि ये जो मास लीडर से सीईओ टाइप के लोगों को रेल मंत्रालय दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या है? कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो ग्राहक है रेलवे से, उनसे ज्यादा वसूली और जिम्मेदारी कुछ भी नहीं। सीएजी की रिपोर्ट की बात जेपी सर कर रहे हैं जी। देखिए, हाँ, पहले मैं जेपी सिंह जी वाली बात को मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं कि ये सवाल इसीलिए ज्यादा उठ रहा है कि जब उसका सिग्नल ग्रीन सिग्नल हो गया था अप लाइन पे, तो एकाएक वो सिग्नल विड्रॉ क्यों हुआ? जब डायरेक्शन ये था कि इसको अप लाइन पे लेना है, अप लाइन पे ट्रेन जा रही थी, फिर एकाएक एंड मौके पे उसका सिग्नल विड्रॉ करके लूप लाइन पे कैसे डला? आखिर ये सबॉटेज हुआ कैसे? यही इनको परेशानी का एक कारण बना हुआ है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसा अटैक तो नहीं है, मालवेयर अटैक तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पैनल के अंदर,
क्योंकि अब जो सारे जितने भी देश के रेलवे स्टेशन है सब इलेक्ट्रॉनिक पैनलों से युक्त है, तो उसमें आखिर उस इलेक्ट्रॉनिक पैनल पे कोई घुसपैठ तो नहीं है। एक सवाल तो ये, इसीलिए इस एक्सीडेंट को लेकर इनमें घबराहट है और इसीलिए इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर किया है। अब बात आती है मंत्रियों की, तो देखिए ये जितने भी मंत्री बने हैं उनको कॉरपोरेट ने मंत्री बनाया है, देश के कॉरपोरेट हो चाहे विदेशी कॉरपोरेट हो, और इनको वही मंत्रालय दिए गए हैं जो पहले से बहुत भारी रिसोर्स लिए हुए हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, चाहे ब्रिटिश राज का प्रॉपर्टी हो, चाहे नेहरू के जमाने की प्रॉपर्टी हो, चाहे नेशनलाइजेशन के बाद की प्रॉपर्टी हो। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय है, सबसे मुनाफे का मंत्रालय है, इसके पब्लिक सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट है सब मुनाफे में है, तो वहां पे एक आईएफएस को लगाया गया है। आखिर किसके कहने पे लगाया गया है और किस कॉर्पोरेट के कहने पे उनको लगाया गया है? हरदीप सिंह पुरी को। अब दूसरा मंत्रालय आरके सिंह है, बिजली विभाग का आप हालत देख लीजिए, बिजली के प्राइवेटाइजेशन के बाद बिजली में कितनी लूट हो रही है, 9 रुपए यूनिट बिजली मिल रहा है। किस कॉर्पोरेट के कहने पे आरके सिंह जैसे आईएएस को लगाया गया है? क्योंकि लंबे समय तक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और कॉर्पोरेट के साथ डील करते रहे हैं वो। आप थर्ड ले लीजिए कि अश्विन वैष्णव साहब। अश्विन वैष्णव साहब तो 94 बैच के 93 बैच के आईएएस थे, उड़ीसा कैडर के ही थे, और जिस जिले में एक्सीडेंट हुआ है उसी जिले के वो डीएम भी रह चुके हैं, बालासोर के डीएम भी रह चुके हैं। लंबे समय तक यूएस में भी इन्होंने 2 साल 3 साल ट्रेनिंग ली, फिर कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया, इनको कोई जानता नहीं था और मंत्री बन गए। आखिर नरेंद्र मोदी जी को किसने कहा किसको मंत्री बनाओ, किस कॉर्पोरेट के साथ हैं? चर्चा तो यह है कि गौतम अदानी साहब के कहने पे इनको बनाया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी कॉर्पोरेट के कहने पे इनको टेक्नोलॉजी और आईटी मिनिस्ट्री दी गई है। ट्विटर से के विवाद के कारण रविशंकर प्रसाद जी हटाए गए थे और इनको दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दे दिया गया अश्विन वैष्णव साहब को। तो कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी जो कॉर्पोरेट थे टेक्नोलॉजी सेक्टर के, उनका प्रेशर था। और अदानी साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उनके बहुत नजदीकी है, और अदानी की नजर रेलवे की प्रॉपर्टियों पे बहुत है। खरबों अरब की प्रॉपर्टी है रेलवे की, भारत के रेलवे सबसे अमीर डिपार्टमेंट है। अडानी ने कहा है कि जो लोग डेथ हुआ है उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। मतलब पहली बार मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना अडानी का। यही तो सिग्नल है, आफ्टर ऑल यही सिग्नल है कि आप देखिए कि अडानी का कितना रेलवे में इंटरेस्ट है, रेलवे के प्रॉपर्टियों में कितना इंटरेस्ट है। आप देख लीजिए कि दिल्ली में रेलवे की कितनी प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी है, चंडीगढ़ में कितनी प्राइम प्रॉपर्टी है, बॉम्बे में कितनी प्राइम प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टियों पे कॉर्पोरेट किया जा रहा है। देश में 2 बड़े फीडर लॉर्ड है, रेलवे और साहब ने अभी जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि अभी तो रेलवे स्टेशन की प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सामने दिख रहा है। पार्किंग का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 500 रुपए लिए जा रहा है 3-3 घंटे का पार्किंग का। स्टेशन पे घुसिए तो 50 रुपए 100 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट कर गया। वंदे भारत में हवाई जहाज के बराबर का किराया लिया जा रहा है। आम रेलवे तो बंद कर दिया गया कोरोना के बहाने। जो मरीज को जो छूट मिलती थी वो वैष्णव साहब ने बंद कर दिया। जो कैंसर के मरीज थे, गंभीर मरीज थे, बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर थे, उसको बंद कर दिया। और इधर जबरदस्त रूप से इन्होंने स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इन्होंने प्राइवेटाइज करके लोगों को लूटना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ देखिए कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के बाद जो रेलवे की जरूरी है, 3.5 लाख रेलवे में एम्प्लॉय इस समय शॉर्टेज है। और उसमें सबसे ज्यादा जो शॉर्टेज जो खतरनाक स्थिति है लोको पायलट की। कम से कम लोको पायलट की इतनी शॉर्टेज हो गई है और दूसरे कर्मचारियों की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि लोको पायलट का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे जगह पे, और लोको पायलट को डबल शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। मैक्सिमम लोको पायलट 80% लोको पायलट जो आपके ट्रेन के हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित हैं, क्योंकि आप उनसे डबल ड्यूटी ले रहे हैं। आखिर इतने टेंशन में जब ट्रेन चला रहे हैं, 16-16 घंटे ट्रेन चलाए जा रहे हैं, फिर 4 घंटा आप उनको रेस्ट देते हैं और फिर कहते हैं वो ट्रेन लेके वहां निकल जाओ। ये शॉर्टेज की कमी से लोको पायलट से जूझ रहा है। अब एक बात बताइए, 4 साल पहले इन्होंने रेलवे की वैकेंसी निकाली थी, जो सबसे जरूरी वैकेंसी थी लोको पायलट, टेक्निकल स्टाफ, इन्होंने भरा। इन्होंने हर बार कहते हैं 400-500 करोड़ रुपया लोगों के असूल लिए और पेपर लिए नहीं, आज तक पेपर नहीं लिए रेलवे के। तो ये तो हालात है इनके। तो आखिर ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा जो एक दुर्भाग्य ये है कि आप यात्रियों के जान से खेल रहे हैं। आपके ड्राइवर जो है 24-24 घंटे ट्रेन चला रहे हैं, थक के चला रहे हैं, जबकि 8 घंटे 7 घंटे के बाद उनको रेस्ट चाहिए ड्राइवरों को, और वो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं। फिर आप कहते हैं कि आप बुलेट ट्रेन बना लेंगे। कितना बुलेट ट्रेन बना लिया, कितना किलोमीटर आपका बना है? अरे जो पटरियां जो बनी हुई है उसका मरम्मत तो आपसे हो नहीं रहा है। और आप एक कहते हो चाइना रेलवे,
आप चाइना रेलवे का हाल देखो, चाइना रेलवे ने तो पिछले 5 साल में पूरे तिब्बत में पटरियों के जाल बिछा दिए और काठमांडू तक अब रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं। उन्होंने अरुणाचल तक, लहासा से अरुणाचल तक, अरुणाचल बॉर्डर तक लाइन बिछा दिया। लहासा से पेचिंग तक तो 10 साल पहले उन्होंने लाइन शुरू कर दिया था। और आप कहते हैं कि हम चाइना रेलवे का मुकाबला करेंगे। अदानी के बदौलत आप चाइना रेलवे का मुकाबला करेंगे, अदानी को सौंप के आप चाइना रेलवे का मुकाबला करेंगे। अश्विन वैष्णव साहब प्योर कॉर्पोरेट के आदमी हैं, वो सिर्फ रेलवे की प्राइम प्रॉपर्टी को बेचने आए हैं, समझे कि नहीं? उनको कोई लेना देना नहीं है। यात्री मरे भरे, वंदे भारत के नाम पे इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। 20% एक्यूपेंसी है वंदे भारत की। चंडीगढ़, अभी दिल्ली से उन्होंने शुरू किया है जयपुर, डेली अखबारों में आ रहा है कि ट्रेन खाली जा रही है। भाई वंदे भारत के रेट पे तो उससे सस्ता तो हवाई जहाज है। वंदे भारत से सस्ता हवाई जहाज पड़ रहा है लोगों को, कौन वंदे भारत पे चढ़ेगा? तो ये जो सारा कुछ जो वैष्णव साहब कर रहे हैं, अब ये एक्सीडेंट के बाद जो अपने आप को वो बहुत ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वहां पे 24 घंटे बैठ के। अगर इन्होंने 2 सालों में रख रखाव में टेक्निकल भर्तियों पे काम किया होता, रेलवे को प्योर मतलब मजबूत किया होता, पटरियों को स्टाफ से मजबूत किया होता। आप देखिए कोरोना के बाद आम रेलवे कितने बंद हुए हैं। कई ट्रेनें उन्होंने बंद ही कर दी कोरोना के नाम पे, वो चालू ही नहीं हुई अभी तक। तो ये है कि जो उनको है कि कोई लेना देना नहीं है रेलवे। जी संजीव जी, जेपी सर, मास लीडर से सीईओ, पैसे की उगाही रेलवे में मल्टीप्लाई कर गई है। अब लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाने से भी डरते हैं। आखिर इतने पैसे आ रहे हैं, और आजकल अगर टिकट आप कैंसिल कराते हैं तो पता लगता है कि आधा से भी कम पैसे मिले। तमाम तरह के चार्ज है, खाना का क्वालिटी बहुत खराब हो चुका है। मैं ट्रेन में बहुत दिन बाद में सफर किया हूँ, पिछले 2 महीने पहले। बहुत ठीक नहीं लगा कि इससे पहले तो गरीब रथ पर चलता था, ज्यादा बेहतर है। आखिर ये पैसा इकट्ठा करके खर्च कहाँ हो रहा है? स्विस बैंक में खर्च हो रहा है। अदानी के जो है वो क्या कहते हैं कंपनियों में जो है वो विदेशी ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से इन्वेस्ट हो रहा है। पैसे से पैसा बनाया जा रहा है। बल मरे या कन्या ठेंगे से गई जो है बारात। तो कहने का मतलब है ना कि आप स्टेशन का कर रहे हैं, पटरी का करने रहे, आम आदमी मरे तो मरे, खास आदमी तो नहीं मरा ना। दूसरी बात, आपने वंदे भारत की भी बात कई बार हुई, आपने भी कहा, संजीव जी ने भी कहा, वंदे भारत तो खिलौना ट्रेन टाइप की ट्रेन है, जो एक बैल या एक जानवर के भी आने से जिसका इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये तो आप कहिए कि ईश्वर की कृपा ये थी सिर्फ इतनी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस वंदे भारत नहीं थी। अगर वंदे भारत होती जो 288 को 4 गुना में आप गुणा कर लिए, इतने लोग जो है काल कवलित हो जाते। हमेशा नौकरशाह को इसीलिए ला करके बैठाया जाता है ताकि वो हिज मास्टर वाइस की तरह जो मास्टर का है उसको वो तुरंत जो अक्षरशः जी मेरे आका कह के, जैसे जिन है ना, जिन से कहे कि ये काम करो, जी मेरे आका, जी मेरे आका कह के वो सारे काम वो करे, उसका जो है कोई स्व ना रहे। इनके जो स्व वाले मंत्री हैं वो इनके साथ कहाँ कंफर्टेबल हैं? गडकरी हैं कंफर्टेबल इनके साथ, या राजनाथ इनके साथ कंफर्टेबल है, और बाकी लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। तो सवाल है कि इनको तो वो नौकरशाह मंत्री चाहिए जो सीधे इनके कहने से, या पीएमओ कह दे साहब पीएम ये चाहते हैं, बस वो उतने पर जो है वो तुम दिन को कहो रात तो हम दिन में तारे चमका रही है। नौकरशाही कर सकता है, ये कोई राजनेता नहीं कर सकता जो जनता के बीच से चुन के आया है। क्योंकि वो जानता कि आज नहीं तो कल हमको जनता की अदालत में जाके जवाब देना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अश्विनी वैष्णव का क्या है? अगर वो आज मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए तो कल कौन उनसे पूछेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है? ये मामला है। दूसरी बात ये कि आप ये बताइए, जो कवच नाम का जिसके ऊपर इतना रुपया खर्चा किया है रेलवे ने, वो मुश्किल से 4% ट्रेनों में लगाया गया है आप पता। और फिर आप कवच भी लगा देंगे, मान लीजिए ड्राइवर ने अपने से रोक लिया, लेकिन भाई फिर मामला आ जाता है कि कंट्रोल रूम ने क्यों गलत नंबर वो दिया, कंट्रोल रूम ने क्यों ये सुनिश्चित किया कि 4 ही मिनट में ये 3 ट्रेन जो है एक दूसरे को पास करे, जो है बालासोर इतने छोटे स्टेशन से। मैं तो एक बार पत्रकारिता का वहां एक नेशनल सिक्योरिटी की एनयूजे की मीटिंग हुई थी, मैं उसमें भाग लेने गया था। बहुत ही छोटा स्टेशन और बहुत ही ऊँघता हुआ शहर है। अगर वहां चांदीपुर जैसी जगह ना हो जहां से जो है आपका ये टेस्ट होता है, क्या कहते हैं, मिसाइल टेस्ट होते हैं, हाँ। तो बालासोर में तो कोई जल्दी जाना भी ना पसंद करे आपसे बता। तो इतना छोटे से स्टेशन पर और इतनी बड़ी दुर्घटना, 3 ट्रेन की दुर्घटना हो गई, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो आप समझिए नमूना है। अगर इनका यही रख रखाव का नतीजा रहा तो अगले 6 महीने में पता नहीं कहाँ क्या क्या एक्सीडेंट होगा। दूसरी बात,
आपकी 40 ट्रेन चलाने की क्षमता है, आपकी पटरियां 40 ट्रेन मान लिए मैक्सिमम, हम एक अंदाजा कह लें, जी और आप उसमें 400 ट्रेन चलाएंगे तो क्या होगा? 40 ट्रेन में 140 ट्रेन चलाएंगे तो क्या होगा? सवाल इस बात का है कि आपसे कौन करे, आपने तो इतना उसके नाम पर, कोविड के नाम पर बंद कर दिया। आप सबसे पहले यही समीक्षा कर लीजिए ना कि आपकी कौन सी लाइन कितना ट्रेनों की क्षमता उठाने की जो है उसमें भार उठाने की क्षमता है, आप उसी हिसाब से ट्रेनों को रिड्यूस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जान से बढ़ करके ट्रेन का आवागमन या हवाई जहाज का आवागमन नहीं है। आप हवाई अड्डों की दुनिया भर का जो है सौंदर्यीकरण और ये सब कर रहे हैं, हवाई जहाजों की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। आपका जो है बंद आर्मी हो में गया सर, और गो एयर बंद हो गया, सब हाँ, बंद हो रहा है। और आर्मी में जो है आपका जो आर्मी वाले जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसको मौत का ताबूत कहा जाता है। आए दिन उसमें जो है बड़े बड़े जो ऑफिसर रैंक के ही लोग उस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं, और आए दिन कहीं न कहीं वो जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आर्मी वाइफ्स पूरे देश भर में कितनी बार उन्होंने ज्ञापन दिया कि इन हेलीकॉप्टरों को जो है आर्मी से हटा दिया जाए। अभी अपाचे हो गया, उससे पहले चीता हेलीकॉप्टर, मतलब सारे हेलीकॉप्टर आउटडेटेड हैं, जिसको आर्मी ऑफिसर्स को उड़ाने के लिए दिया जाता है। कब कहाँ कौन शहीद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये उसी तरह है जैसे मिग है, मिग आउटडेटेड हो गया और मिग पर आप चला रहे हैं, और आए दिन या तो किसी प्रकार अगर कोई जान बचा के जो है पायलट निकल गया तो अलग बात है, अदरवाइज जो है मिग के साथ शहीद हो जाना। तो ऐसे मिग बेड़े को मिग के केस रखने की क्या जरूरत है जो आउटडेटेड हो गया है? शहीद लोगों को करने के लिए आपने रखा हुआ है। आप क्यों नहीं मिग पे सर चलते हैं? आप मिग सर पे चलिए जी। अमेरिका में राहुल गांधी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना रियर व्यू में देखते हैं, कुछ भी हो तो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू और तमाम जगह पे। लेकिन वो बनाया ट्रेन तो उसी समय अंग्रेजों के जमाने का बनाया ट्रेन है, उनका तो कोई पुल नहीं गिर रहा है, लेकिन ये तो फुट फुट उड़ जा रहा है। क्या चक्कर है सर? अब देखिए, जो आपने अभी पुल का संदर्भ दिया, तो बिहार के बारे में ये जब से पुल गिरा है तब से लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश हो रही। और हमने जब गूगल पे थोड़ा खोजा तो पता चला कि एनएचएआई ने लार्सन एंड ट्यूब्रो, जो इस देश की सबसे बड़ी निर्माण संस्था है, उसको पुल बनाने का ठेका दिया है। अब जी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बजाय अपने बनाने के अगर वहां लोकल ठेकेदारों को पुल का काम दे दिया है, तो इसमें न एनएचएआई की गड़बड़ी है, न सरकार की गड़बड़ी है, न नीतीश सरकार की गड़बड़ी है। और जब ये सेंट्रल सेक्टर में पुल बन रहा है तो नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव की इसमें क्या जिम्मेदारी है? तो पहले एकदम। तो यही क्लियर होना चाहिए कि एनएचएआई का पुल है और लार्सन ट्यूब्रो बना रही थी, और फिर ये जांच होना चाहिए कि लार्सन ट्यूब्रो ने खुद बना रही थी या उसने किसी को जो है इसको बनाने के लिए सबलेटिंग कर दिया जी था। जैसे जी आपका गोल्डन ट्रायंगल, वो क्वाड्रेंगल बना था सड़कों वाला, तो पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने ठेका लिया है, उन्होंने छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को वो जो एक एक टुकड़ा दे दिया बनाने के लिए। इसलिए आप देखते होंगे कि नेशनल हाईवे जो पहले पूरा सीमेंटेड बनना था, कहीं सीमेंटेड है तो कहीं आपका डामर है, कहीं सीमेंटेड है तो कहीं बिटुमिन है, और उसके अलावा कहीं दब गया है तो कहीं उठ गया है, तो जोड़ों पर जो है हचका है, जबकि हचका नहीं लगना चाहिए। उसका तो मानक ये है कि अगर आप जीप में बैठ के गिलास से पानी लेके चले तो पानी भी छलकना नहीं चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ तो नियम कानून बाद में बनते हैं, उसका तोड़ने का इंतजाम पहले से ही हो जाता है। तो अभी तक जो है बिहार वाले मामले में ये नहीं आया कि ये पुल किसका था और कौन इसको बना रहा था। जी। और संजीव जी, एक सवाल उसके बाद आखिरी सवाल लूंगा कि आखिर पहले रेल मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया करते थे, इस रेल हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा है कि नैतिक आधार पे इस्तीफा वो देता था जिसको जनता चुन के भेजती है। तो यहाँ तो नैतिकता है ही नहीं। अब अश्विन वैष्णव को जनता ने चुन के थोड़ी भेजा है, वो तो सीधा कारपोरेट ने उनको भेजा है। तो कारपोरेट कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, जनता का कोई प्रेशर तो उन पे है नहीं, क्यों इस्तीफा देंगे? उनको जिस एजेंडे के लिए लाया गया है वो एजेंडा वो पूरा कर रहे हैं। तो ये जो है इस्तीफा की बात, अब वो पुराने जमाने की बात हो गई। अब वो इस्तीफा कोई नहीं देता। यहाँ पे तो बेशर्मी से जनता को जितना लूटना है लूट लो, हर फील्ड में लूट लो। टिकट करवाने का जीएसटी, और टिकट कैंसिल के बाद भी जीएसटी। आपको बर्थ नहीं कंफर्म हो रहा है, वो रेलवे की गलती, आपको बर्थ नहीं दे रहा है, और रेलवे बर्थ भी नहीं दे रहा है, और जब टिकट कैंसिल कर रहा है तो उस पर फिर जीएसटी लगा रहा है। अरे भाई, जब आपने बर्थ ही हमें नहीं दिया और फिर पैसा जब वापस कर रहे हो तो वो तो पूरा पैसा लौटा दो, उस पर जीएसटी क्यों दोबारा लगा रहे हो? डबल जीएसटी है।
रेलवे के टिकट में ये है वैष्णो साहब की उपलब्धि। तो ये तो इस तरह के जो मंत्री बने हुए हैं जिनका काम है जनता को लूटने वाली नीतियों को बढ़ाना कि आम जनता को कैसे लूटा जाए, तो उनसे आप नैतिकता, इस्तीफा, इस तरह की बात करने का कोई फायदा नहीं होता। वो तो टाइम खराब करने वाली बात होती है कि इनसे नैतिकता क्या एक आखिरी और हाइपोथेटिकल सवाल, और संक्षेप में आप दोनों लोग जवाब देंगे। पिछले 9 साल में बाबाओं का बहुत जो है ना मार्केट तेज हो गया। बाबा लोग धर्म संसद करते हैं, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं। अभी सेंगोल में बाबा लोग फ्लाइट से चढ़ के आए थे, बागेश्वर बाबा भविष्य ही बता देते हैं। तो ये भारत सरकार इतनी ब्यूरोक्रेसी और तमाम तामझाम कर रही है, बागेश्वर बाबा को ये बुला ले, वो तो दूर से ही बता देगा कहाँ ट्रेन एक्सीडेंट होना है, क्या होना है। ये क्यों नहीं करती है सरकार? देखिए जो अच्छा चलिए बोलिए सर, बोलिए। देखिए सर, एक कहावत कही जाती है और वो शास्त्रों में कही जाती है कि मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। आपने इतना पढ़ा लिखा तो आप जो है दिल्ली में हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, संजीव भाई ने इतना पढ़ा लिखा तो पत्रकार हैं या टीवी बोलने, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या आप उनको मौका दे रहे हैं। बाबा लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप हजारों बाबा देखेंगे तो शायद मुश्किल से 10 या 5 ऐसे निकलेंगे जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं, तो बाकी लोग लिख लोड़ा पढ़ पत्थर हैं। आप बता रहे हैं खाली जोगिया उन्होंने पहन लिया है, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने शास्त्रों तक का अध्ययन नहीं किया है। और दूसरी बात, जितनी उनको जो है अपने को स्थापित करने की ललक है, अपनी पहचान बनाने की ललक है, अगर आप सन्यास का जो है जो परिभाषा और सन्यास का जो है वो देखेंगे, रूप देखेंगे, तो उसमें जो है इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। उसमें तो जितना कठोर व्रत है सन्यास के लिए, उसमें जो है आज की डेट में चाहे जितने बड़े बड़े गेरुआधारी हों, हम चारों शंकराचार्य को इसमें शामिल करते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर को शामिल करते हैं, और हम जो देश के सबसे बड़े जूना अखाड़ा के जो पीठाधीश्वर हैं आपके अवधेशानंद गिरी, हालांकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन हम उनको भी शामिल करते हैं कि अगर सन्यास की परिभाषा में उनको कसा जाएगा तो सन्यासी नहीं है वो। जी, तो सवाल इस बात का है कि उसमें जो भविष्यवाणी है, अब रेल की दुर्घटना हो गई तो लोग बता देंगे, बताने वाले की चंडाल योग था इसलिए दुर्घटना हो गई, लेकिन उसके पहले नहीं बताएंगे कि हाँ, तो वही बात है। मंत्रालय को बताना चाहिए था कि चंडाल योग आ रहा है, यहाँ 3 ट्रेन टकराएंगी। हाँ, 3 ट्रेन टकराएंगी ऐसा था। तो बात ये है कि ये सब ऐसे ही है। बाबा ओबा लोगों का कोई भूमिका नहीं है, ये सरकार भी समझती है, सब समझती है, लेकिन वो जो आम जनमानस का जो है अब वोट जो लेना है उसके लिए कहीं बाबा की जरूरत है, कहीं किसी और तंत्रम मंत्रम की जरूरत है, कहीं 500 रुपया और जो है एक बोतल आधी बोतल दारू की जरूरत है, उसके लिए जो है वो मांस भोज की जरूरत है, वो सब दूसरे फैक्टर्स है। जी संजीव जी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। संक्षेप में दूसरी बात, भविष्य बता रहा है आजकल पूरा, मेरा सिंपल ये कहना है कि जितने भी बाबा लोग हैं, देखिए मैं एक्टिव जर्नलिज्म में मैं जब रहा तो मैं बाबाओं से मेरी बहुत मुलाकात हुई। देखिए जितने भी बाबा लोग घूमते होते हैं, इनका एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। अगर गहन आप शास्त्र की बात कीजिएगा तो इनको कितने पुराण हैं ये नहीं पता, कितने ब्राह्मण ग्रंथ है वो नहीं पता, 4 वेद का नाम जरूर बता देंगे लेकिन चारों वेदों में अंदर लिखा क्या गया है इनको नहीं पता। कई बाबा घूम रहे हैं, हनुमान का नाम ले रहे हैं, हनुमान चालीसा कहिए कि पढ़ लो, याद करके तो पढ़ा दो हनुमान चालीसा पूरा, अगर पढ़ के बता दे तो मैं मान जाऊं। या बहुत सारे जो बाबा राम के भक्त हैं वो रामचरितमानस के 10 चौपाई पढ़ा दें, 20 चौपाई पढ़ा दें। बेसिकली बाबा जो है वो भी कॉर्पोरेट कंट्रोल एक धंधा हो गया है इस समय। जो पहले जो बाबा थे वो चाहे पुरातन थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो अपने फील्ड में कुछ जानते थे। लेकिन 1990 के बाद ये भी उदारीकरण के प्रभाव में एक बड़ा गैंग खड़ा हो गया है इस देश के अंदर, जो मिडिल क्लास को बेवकूफ बनाता है। वो भी कॉर्पोरेट डिजाइन का बाबा है, आता जाता उसको कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए, बाबा इतना भविष्यवाणी होता है, कितने बाबा जेल में, आप बताइए, उसको ही नहीं पता था कि मेरी कुंडली में मैं रेप केस में अंदर चला जाऊंगा। 4-5 बाबा तो रेप केस में भागे फिर रहे हैं। तो ये तो रेलवे का क्या भविष्य, और इनको ज्योतिष शास्त्र का ABCD नहीं मालूम होता इन बाबाओं को। अगर ज्योतिष शास्त्र में उसमें भी पढ़ाई करनी होती है, उसमें भी जो डिपार्टमेंट में जाके पढ़े
तो ये बाबा बूबा तो बेचारे ठीक है, वो बाबा बूबा टिकट टुकट दिलवा सकते हैं आज की डेट में, इतने पावरफुल जरूर है कि कोई बाबा के साथ आपके अच्छे संबंध है, अगर मसला उनके पैर में मसला अगर आप छू रहे गंभीर हैं। है, मसला गंभीर है। जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय पहले हुआ करते थे, जब मैं छात्र था तब मुझे याद है, चाहे रेल मंत्रालय हो या फिर एचआरडी हो, या फाइनेंस मंत्रालय हो, सारे सेंसिटिव मंत्रालय बहुत ही गंभीर पढ़े लिखे मास लीडर को दिए जाते थे, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ वो पूरा मसला होता था और नेता को जनता के प्रति आंसरेबल होना पड़ता था। लेकिन आजकल कैबिनेट मिनिस्टर भी बहुत सारे मंत्रालय में कौन है, नीति आयोग कौन देख रहा है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से इंपोर्ट करके लाए जाते हैं और उनकी जो वफादारी है जनता से कम, नेताओं और कॉरपोरेट से ज्यादा होती है। इस बात पर सोचिएगा जरूर। ये अम्बेडकरनामा की ओर से ये विशेष एपिसोड था रेल हादसे को लेकर। चलते चलते जेपी सर से पूछ लेता हूँ कोई फाइनल कमेंट। देखिए सर, अभी नैतिकता की बात हुई थी कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं। जिस तरह सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल ने रहस्य उद्घाटन किया कि पुलवामा जानबूझकर कराया गया, पुलवामा जो है वो शुद्ध रूप से मोदी और मोदी सरकार के मंत्री की गलती थी। क्या जब नैतिकता का जमाना था या हुआ करता था तो उस समय ये बात उठी होती, तो क्या तत्कालीन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की होती कि नहीं की होती? आज एकदम। किया? क्योंकि इतनी मोटी खाल हो गई है कि वो सोचते हैं कि अगर हमने इस्तीफे की पेशकश की और स्वीकार कर लिया गया तो हमारा क्या होगा। पहले जी। लोग नहीं डरते थे। शास्त्री जी ने जब इस्तीफा दिया तो नहीं डरे कि अब हमारा क्या होगा, और फिर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज की डेट में अगर जो है क्या कहते हैं लोग इस्तीफा दें, तो उनको तो ये डर है कि हम इस्तीफा दें तो हमारी कुर्सी पर तो 10 लोग नजर लगाए हैं और ब्यूरोक्रेट भी नजर लगाए कि ये हटे तो हम आकर यहाँ पर बैठ जाएं। तो सवाल है कि इसलिए वो इस्तीफा भी नहीं देना चाहते और फार्म भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो तो सब पीएमओ से संचालित है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। आपसे बता, उनको आदेश है कि स्टेशन को चमकाओ, खूब सुंदर बनाओ, विश्व स्तरीय बनाओ, ताकि उसको अडानी को हम चलाने के लिए दे सके। पटरी जाए भाड़ में, जी ट्रेन के डिब्बे जाए भाड़ में। जी जी, शुक्रिया सर आप दोनों का। और आप देख रहे हैं दोस्तों अम्बेडकरनामा विशेष। जितने लोग ट्रेन हादसे में मारे गए हैं, हादसा में मारे गए हैं, उन सबको अम्बेडकरनामा की ओर से श्रद्धांजलि। लेकिन अपने नेताओं पर, ब्यूरोक्रेट्स पर, जो मालिक अपने आप को समझते हैं, उस पर सवाल उठाना नहीं छोड़िएगा। प्रधानमंत्री साहब गए थे वहां पर और पूरा टेंशन वहां पर रहा मीडिया का, उनका ड्रेस भी बहुत चर्चा में रहा। सवाल जरूर उठाइएगा क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जी प्रधानमंत्री को क्या मालूम है कि कंट्रोल रूम से रेलवे चलता है, स्टेशन मास्टर और जो उससे नहीं चलता। दरअसल इसको भी पुलवामा की तरह अंतर्राष्ट्रीय साजिश, नक्सली साजिश, उग्रवादी साजिश, आतंकवादी साजिश से जोड़ करके इसकी भी वोट की फसल काटने की तैयारी हो रही, ये मेरा जी आरोप है। जी, शुक्रिया सर, थैंक जी यू। जी जी।